वो 14 अप्रैल 1912 का दिन था। समंदर का सीना चीरते हुए दुनिया का सबसे आलीशान जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला था। इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया। लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में डूब गया। उस दिन 1,500 से ज्यादा लोगों को समंदर का बर्फीला पानी निगल गया। लेकिन इस हादसे में मरने वालों में सिर्फ आम लोग नहीं थे। उस रात समंदर की गहराइयों में दुनिया के सबसे रसूखदार और अरबपति बिजनेसमैन भी दफन हो गए थे। इनमें जॉन जेकब एस्टर फोर्थ, इसिडोर स्ट्रॉस और बेंजामिन गुगनहाइम जैसे बिजनेसमैन भी शामिल थे। ये तीनों उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते थे। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थियरी के मुताबिक एक और बात थी जो इन तीनों में कॉमन थी। ये तीनों एक अमीर बिजनेसमैन के खिलाफ काम कर रहे थे और ये उस प्रपोजल के खिलाफ थे जिसके लिए वो अमीर बिजनेसमैन लॉबिंग कर रहा था। असल में ये तीनों बिजनेसमैन अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बनने के खिलाफ थे और साथ ही ये एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा करना चाहते थे जिससे उस अमीर बिजनेसमैन को काफी नुकसान होता। और वो बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो टाइटैनिक जहाज चलाने वाली कंपनी को कंट्रोल करता था, यानी कि वो टाइटैनिक का मालिक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटैनिक का ये मालिक भी पहले टाइटैनिक की यात्रा पर जाने वाला था। जहाज में बकायदा उसके लिए एक स्वीट भी बुक किया गया था, लेकिन सफर से ऐन पहले उसने जहाज पर चढ़ने से मना कर दिया। वजह बताई गई कि उस बिजनेसमैन की तबीयत खराब है। और कोइंसिडेंस देखिए कि टाइटैनिक अपने पहले ही सफर पर डूब गया और जब ये जहाज डूब रहा था तब टाइटैनिक का ये मालिक फ्रांस के एक लग्जरी रिजॉर्ट में अपनी मिस्ट्रेस के साथ छुट्टियां मना रहा था, यानी कि वो बीमार नहीं था। और सोचिए, टाइटैनिक के उस इंसिडेंट की वजह से उसके सारे कॉम्पिटिटर्स भी मारे गए। टाइटैनिक का ये मालिक कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन थे, जिन्हें दुनिया जेपी मॉर्गन के नाम से जानती है। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपने शातिर दिमाग से अकूत संपत्ति बनाई, जिसने एक बार नहीं बल्कि दो बार अमेरिका को कंगाल होने से बचाया, जिसके सामने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी मदद के लिए हाथ फैलाने पड़े। रेलवे, स्टील, बिजली, हर उस चीज पर उसका कब्जा था जो दुनिया को चलाती थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे ये आदमी अमेरिकी सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो गया? कैसे आज भी दुनिया की इकोनॉमी इस परिवार द्वारा खड़ी की गई बैंकिंग संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमती है? और कैसे एक आदमी के फैसले ने पूरे अमेरिका और दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? क्या मॉर्गन फैमिली भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा है? साथ ही उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर भी बात होगी कि आखिर क्यों टाइटैनिक के डूबने और निकोला टेस्ला की मौत के पीछे भी इसी परिवार का हाथ बताया जाता है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगाम। और ये किस्सा है अमेरिका के सबसे बड़े बैंकर और शेयर मार्केट के सरताज कहे जाने वाले जेपी मॉर्गन का। इस वीडियो की शुरुआत से पहले हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं। इस वीडियो से पहले भी हमने किस्सा के 2 एपिसोड किए हैं। एक हमने रॉथचाइल्ड्स पर किया है और दूसरा रॉकफेलर पे। अब ये तीसरा एपिसोड है जो हम जेपी मॉर्गन पर करने जा रहे हैं। तो अगर आपको इन तीनों परिवारों को समझना हो तो किस्सा के आप वो पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं जेपी मॉर्गन की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1837 से। कनेक्टिकट के हार्टफोर्ड शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन, जिसे पूरी दुनिया अब जेपी मॉर्गन के नाम से जानती है। जॉन के बाप दादा पहले से ही काफी अमीर थे। दादा जोसेफ मॉर्गन ने कॉफी हाउस से लेकर शराब के ठेकों, सिटी होटल, यहां तक कि इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और रेल रोड्स में हिस्सेदारी के जरिए एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया था। और जेपी मॉर्गन के पिता जूनियर स्पेंसर मॉर्गन को इसका काफी फायदा मिला और पिता के बिजनेस से उन्होंने भी खूब पैसे बनाए। सब सही चल रहा था, तभी इस कहानी में एंट्री होती है एक और रईस इंसान जॉर्ज पीबॉडी की। पीबॉडी एक गरीब परिवार से आते थे।
लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने लंदन में दुनिया का सबसे सक्सेसफुल अमेरिकी मर्चेंट बैंक खड़ा कर दिया था। पिबॉडी के पास सब कुछ था सिवाय एक वारिस के। उन्हें एक ऐसे पार्टनर की तलाश थी जो उनका बिजनेस संभाल सके। 1853 में जूलियस मॉर्गन अपने काम के सिलसिले में लंदन गए थे, जहां उनकी मुलाकात पिबॉडी से हुई। पिबॉडी ने जूलियस मॉर्गन में एक यंग और एनर्जेटिक बिजनेसमैन देखा और फिर जूलियस को अपनी फर्म में पार्टनर बनाने के लिए ऑफर दे दिया। इस ऑफर की शर्त यह थी कि जूलियस मॉर्गन को उनके बैंकिंग बिजनेस को संभालना होगा और अगले 10 साल बाद उन्हें इस कंपनी का सीनियर पार्टनर बनाया जाएगा। यह ऑफर मॉर्गन फैमिली की पूरी किस्मत बदलने वाला था। जेपी मॉर्गन के पिता ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और 1854 में पिबॉडी ने 41 साल के जूलियस मॉर्गन को लंदन बुला लिया और अपनी कंपनी जॉर्ज पिबॉडी एंड कंपनी में जूनियर पार्टनर बना लिया। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर हो गया पिबॉडी मॉर्गन एंड कंपनी। यह लंदन की एक बैंकिंग फर्म थी जिसका सबसे बड़ा क्लाइंट था खुद अमेरिका। उस वक्त अमेरिका एक स्टार्टअप की तरह था, जहां नई रेल लाइनें, सड़कें और नहरें बन रही थी। लेकिन इन सबके लिए पैसा कहां से आएगा? इसका जवाब था लंदन का ये बैंक। ये बैंक अमेरिकी स्टेट्स द्वारा जारी किए गए सरकारी बॉन्ड्स को यूरोप के इन्वेस्टर्स को बेचता था। यानी अमेरिका के विकास का सारा पैसा यूरोप से इसी बैंक के जरिए आ रहा था। अब कहानी में चलते हैं अपने अहम किरदार जेपी मॉर्गन पर। पढ़ाई पूरी करने के बाद जेपी ने शर्मन एंड कंपनी में एक क्लर्क के रूप में काम शुरू किया। यहां कुछ महीने काम करने के बाद जेपी मॉर्गन लंदन में अपने पिता के बैंकिंग बिजनेस में हाथ बटाने लगे। रईसी में पले बड़े जेपी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। जेपी की ट्रेडिंग में काफी दिलचस्पी थी। एक बार लंदन में उन्होंने कुछ लोगों को यह चर्चा करते हुए सुना कि कॉफी में पैसा लगाने का अभी सही वक्त है। यह बात सुनकर उन्होंने बिना अपने पिता से पूछे तुरंत कॉफी से भरा एक पूरा जहाज खरीद लिया। खरीदारी के बाद जेपी ने पिता के बिजनेस पार्टनर जॉर्ज पिबॉडी को अपनी बिजनेस डील के बारे में बताया, जिस पर जॉर्ज ने आपत्ति जताते हुए कहा, इतनी सारी कॉफी खरीदना बिल्कुल बेतुका है, तुम इसके लिए पैसे कहां से लाओगे? पैसों के सवाल पर जेपी ने जॉर्ज को गुस्से से घूरा और बिना कुछ बोले बाहर चले गए। कुछ देर बाद वो पैसों का ड्राफ्ट लेकर वापस लौटे। इस ड्राफ्ट पर जेपी के पिता के सिग्नेचर थे। जेपी ने ड्राफ्ट जॉर्ज के आगे रखते हुए कहा, ये रहे पैसे। असल में वो पहले ही कॉफी का पूरा स्टॉक प्रॉफिट में बेच चुके थे। लेकिन इस डील से यह समझ आता है कि जवानी में जेपी मॉर्गन बेखौफ होकर बिजनेस करते थे। जेपी के गुस्सैल और अखड़ू स्वभाव के पीछे एक और इमोशनल पहलू भी था। 1859 के आसपास मॉर्गन को अमेलिया स्टर्जेस से प्यार हो गया था, लेकिन अमेलिया को टीबी था और वो मौत के बेहद करीब थी। इसी वजह से वो कई बार जेपी को शादी के लिए मना कर चुकी थी, पर जेपी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अमेलिया से शादी की और इलाज के लिए उन्हें लेकर पेरिस चले गए। अमेलिया को ठीक करने में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन 3 महीने बाद ही अमेलिया की मौत हो गई। इस एक घटना ने जॉन को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को पूरी तरह कठोर कर लिया। अब उनकी जिंदगी में प्यार की जगह सिर्फ एक ही चीज बची थी, पावर और बिजनेस। लंदन में कुछ वक्त बिताने के बाद जूलियस ने जॉन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्होंने अपने बेटे को न्यूयॉर्क में अपनी बैंकिंग कंपनी का प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया। अब जॉन अमेरिका से बिजनेस संभाल रहे थे, लेकिन इसी बीच 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। शुरुआत में सेना में भर्ती अपनी मर्जी से होती थी, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचा और सैनिक कम पड़ने लगे तो सरकार ने 18 से 45 साल के पुरुषों के लिए सेना में भर्ती अनिवार्य कर दी। जॉन की उम्र भी इसी दायरे में आती थी, लेकिन जॉन को तो बिजनेस करना था, जंग नहीं लड़नी थी। उस वक्त सरकार का एक नियम था, अगर कोई व्यक्ति खुद सेना में नहीं जाना चाहता तो $300 की फीस देकर अपनी जगह किसी और को भेज सकता है। जॉन ने बिना हिचकिचाए यही रास्ता चुना। उन्होंने $300 दिए और अपनी जगह एक दूसरे आदमी को जंग के मैदान में भेज दिया और अपना बैंकिंग बिजनेस चलाना जारी रखा। ऐसी ही कहानी आपको रॉकफेलर फैमिली में भी मिलेगी, क्योंकि उस वक्त वो भी अमेरिका में इसी तरह बिजनेस बढ़ा रहे थे और उस वक्त उन्होंने भी इस कंपल्सरी भर्ती से बचने के लिए $300 वाला नियम ही चुना था। अगर आपको रॉकफेलर की वो कहानी सुननी है तो किस्सा के एपिसोड को आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं मॉर्गन पर। अब मॉर्गन बैंकिंग के साथ साथ अमेरिका में और बिजनेस डील्स भी करने लगे थे।
जेपी मॉर्गन का दिमाग खुराफाती था। उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कानून की नजर में वो काम कैसा है। गृह युद्ध के इस माहौल में जॉन ने एक बड़ा मौका देखा। उनकी मुलाकात आर्थर ईस्टमैन नाम के एक आदमी से हुई। आर्थर के पास एक डील थी। सरकार अपनी ही कुछ पुरानी और खराब राइफल्स को कबाड़ बताकर बेच रही थी। जॉन ने आर्थर के साथ मिलकर वो खराब राइफलें महज $3.5 प्रति राइफल के भाव से अमेरिकी सरकार से खरीद ली और उन्हें ठीक कर सेना के ही एक जनरल को $22 प्रति राइफल के भारी भरकम दाम पर वापस बेच दिया। यह एक बहुत बड़ा और विवादित मामला था। जब यह बात खुली तो अमेरिकी कांग्रेस में इस सौदे पर भारी बवाल हुआ और इस डील पर जांच भी बैठी। लेकिन जॉन का फोकस सिर्फ अपने प्रॉफिट पर था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस मामले से आसानी से बाहर निकल गए, वो भी प्रॉफिट के साथ। एक तरफ जहां अमेरिका युद्ध की आग में जल रहा था, वहीं लंदन में बैठे उनके पिता जूलियस मॉर्गन भी मौके का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने यूरोप के बाजार में अमेरिका की साख को गिरने नहीं दिया और इस अस्थिरता के बीच भी जमकर पैसा बनाया। इसी बीच साल 1864 में जॉर्ज पेपॉडी रिटायर हो गए। कंपनी की बागडोर पूरी तरह से मॉर्गन फैमिली के हाथ में आ गई। नतीजतन कंपनी का नाम बदलकर जेएस मॉर्गन एंड कंपनी कर दिया गया, जिसे लंदन से जूनियस और अमेरिका से उनका बेटा जेपी मॉर्गन संभाल रहा था। दोनों ही बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। मॉर्गन फैमिली के पास पैसा तो था, लेकिन रसूख के मामले में अभी भी वो दुनिया के जाने माने बैंकर्स रॉथस्चाइल्ड और बेरिंग से बेहद पीछे थे। उन्हें तलाश थी सिर्फ एक बड़े मौके की, जो उन्हें मिला साल 1870 में। साल 1870 यूरोप में फ्रांस और जर्मनी के बीच सेडान का युद्ध चल रहा था। यह युद्ध बेल्जियम के पास फ्रांस की सीमा में स्थित सेडान शहर में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह हार हुई थी। हालात ये थे कि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III को बंदी बना लिया गया। सम्राट के पकड़े जाने के बाद फ्रांस में एक अस्थायी सरकार बनाई गई। इस सरकार को देश भी चलाना था और जर्मनी के साथ युद्ध लड़ने का मुआवजा भी चुकाना था। ऐसे में सरकार को पैसे की जरूरत थी। देश की हालत इतनी खराब थी कि यूरोप के सबसे बड़े बैंकर्स जैसे रॉथस्चाइल्ड और बेरिंग्स ने इस नई फ्रांसीसी सरकार को कर्ज देने से साफ मना कर दिया। और इस मुश्किल घड़ी में फ्रांसीसी सरकार की मदद के लिए जेपी मॉर्गन और उनके पिता आगे आए। जेएस मॉर्गन एंड कंपनी ने फ्रांस को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए एक सिंडिकेट की अगुवाई की और काफी बड़ा रिस्क लेकर अक्टूबर 1870 में फ्रांस की इस नई सरकार को लगभग 1 करोड़ पाउंड का भारी भरकम लोन दिया। याद रखिए, ये साल था 1870 और रकम थी 1 करोड़ पाउंड। ये एक रिस्की दांव था, लेकिन फ्रांस ने हार के बावजूद मॉर्गन का यह कर्ज समय पर चुका दिया। इस एक सौदे ने जेएस मॉर्गन बैंक को लगभग 15 लाख पाउंड का भारी मुनाफा कमा कर दिया और यही वो सौदा भी था जिसने मॉर्गन फैमिली को बैंकिंग की दुनिया में रॉथस्चाइल्ड और बेरिंग्स के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। यूरोप के मार्केट पर पहले से ही रॉथस्चाइल्ड फैमिली का कब्जा था। रॉथस्चाइल्ड यहां भी सरकारों को फंडिंग करते थे। सरकारों को फंड करने का यही मॉडल जेपी मॉर्गन ने अमेरिका में भी लागू किया। जेपी मॉर्गन को सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फाइनेंस कंट्रोल करना था। इसके लिए उन्हें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जिसकी यूरोप के मार्केट्स में भी मजबूत पकड़ हो, जिसके लिए जॉन ने 1871 में एक बड़ी डील की। जेपी ने फिलाडेल्फिया के सबसे अमीर बैंकर एंथनी ड्रेक्सेल के साथ हाथ मिला लिया और एक नई कंपनी की नींव रखी जिसका नाम था ड्रेक्सेल मॉर्गन एंड कंपनी। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर जेपी मॉर्गन एंड कंपनी कर दिया गया। यही वो फर्म थी जिसे जेपी ने अपनी पूरी जिंदगी चलाया और इसी फर्म ने आगे चलकर मॉडर्न बैंकिंग टाइटन की नींव रखी, जिसे आज पूरी दुनिया जेपी मॉर्गन चेज के नाम से जानती है। लुइस कोरी अपनी किताब द हाउस ऑफ मॉर्गन में लिखते हैं, उस वक्त अमेरिकी सरकार सिविल वॉर के पुराने कर्जों तले बुरी तरह दबी हुई थी। सरकार को अपने पुराने बॉन्ड्स को रीफाइनेंस करना था, लेकिन कोई भी बैंकर इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं था। तब मॉर्गन और ड्रेक्सेल ने एंट्री ली। उन्होंने यूरोप के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया और अमेरिकी सरकार के करोड़ों डॉलर्स के बॉन्ड्स एक झटके में बेच दिए। ये वो पल था जब जेपी मॉर्गन सिर्फ एक बैंकर नहीं रहे, वो एक ऐसे इंसान बन गए जिस पर खुद अमेरिका की सरकार अपने पैसों के लिए डिपेंड होने लगी थी। अब उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया था।
बैंकिंग के साथ साथ जेपी मॉर्गन ने अमेरिका के बाकी बिजनेसेस में भी हाथ डालना शुरू किया। 1880 का दशक आते आते जेपी मॉर्गन का रुतबा इतना बढ़ चुका था कि वो जो चाहते मार्केट में वही होता। लेकिन अपने समकक्ष रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर की तरह ही जेपी मॉर्गन को भी एक चीज पसंद नहीं थी, और वो थी धंधे में कंपटीशन। रेलवे इंडस्ट्री में उस वक्त गला काट कंपटीशन चल रहा था। अमेरिका के ही एक और बड़े बिजनेसमैन रॉकफेलर फैमिली ने यह लड़ाई शुरू करवाई थी, जिससे रेट सस्ते होने के कारण रॉकफेलर का ऑयल बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा था। लेकिन रेलवे कंपनीज को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। हर कंपनी दूसरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए अपने दाम बेतहाशा गिरा रही थी और कई बड़ी रेलवे कंपनियां दिवालिया हो रही थी। इससे इन रेलवे कंपनीज के इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान हो रहा था, जो यूरोप के मॉर्गन फैमिली के बैंकिंग सिस्टम के जरिए इन्हें फंड कर रहे थे। मॉर्गन को यह बर्बादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिसने बिजनेस करने का पूरा स्टाइल ही बदल दिया। उस दौर में अमेरिका की ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्री पर किसी एक ही पावरफुल इंसान का कब्जा होता था। जैसे स्टील इंडस्ट्री में कार्नेगी का राज था और ऑयल इंडस्ट्री पर रॉकफेलर की मोनोपोली थी। लेकिन रेलवे में अभी तक किसी की मोनोपोली नहीं थी। जब रॉकफेलर ने 1880 के दशक में रेलवे नेटवर्क छोड़ पाइपलाइन बिछाना शुरू किया, तब जेपी मॉर्गन खुद इस रेलवे बिजनेस में कूद पड़े। जॉन को समझ आ गया था कि रेलवे कंपनीज की इस बर्बादी का एक ही इलाज है, कंसोलिडेशन, यानी आपस में लड़ने की बजाय इन सारी रेल कंपनियों को मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि जेपी मॉर्गन ये अच्छे से जानते थे कि कोई बिजनेस जितना बड़ा होगा उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती जाएगी। यही अगर आप बाकी बिजनेसेस में लगाएंगे तो वहां भी यही रूल अप्लाई होता है। इसलिए जॉन का मकसद हमेशा यही रहता था कि वो कई छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर एक बड़ा और यूनिफाइड ग्रुप यानी कॉन्ग्लोमेरेट बना दे। इससे होगा ये कि आपस में लड़कर अपनी ही कीमतें गिराने की बजाय वो जो चाहे वो कीमत सेट कर सकेंगे, क्योंकि अब आसपास की सारी रेलवे लाइंस सिर्फ उन्हीं की होंगी। इस स्ट्रेटेजी के तहत जब भी कोई बड़ी रेलवे कंपनी डूबने के कगार पर होती, जेपी उसे अपनी शर्तों पर खरीद लेते। जब भी जेपी मॉर्गन किसी दिवालिया कंपनी को बचाते तो वो उसकी पूरी कमान अपने हाथ में ले लेते, कंपनी के बोर्ड में अपने आदमियों को बैठाते ताकि उस कंपनी को चलाया जा सके, और बाकी बर्बाद हो रही कंपनियों को आपस में मर्ज कर देते, जिससे उनके बीच का सारा कंपटीशन ही खत्म हो जाता। फाइनेंस की दुनिया में जेपी मॉर्गन की स्ट्रेटजी को नाम दिया गया मॉर्गनाइजेशन। देखते ही देखते अमेरिका की लगभग हर बड़ी रेलवे लाइन मॉर्गन के इशारों पर चलने लगी। जेपी मॉर्गन की वजह से अब अमेरिका का रेलवे सिस्टम इतना कंसोलिडेटेड और सुरक्षित दिखने लगा था कि यूरोप के इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा अमेरिकी रेलवे कंपनियों में डालना शुरू कर दिया, और इस सब ने जाहिर तौर पर जेपी मॉर्गन को और भी ज्यादा दौलतमंद बना दिया। जेपी ने दुनिया को साबित कर दिया था कि फ्री मार्केट और कंपटीशन जैसी कोई चीज नहीं होती। असली पावर उसी के पास होती है जो पूरे सिस्टम पर अपनी मोनोपोली बना लेता है। लेकिन अभी जेपी मॉर्गन की जिंदगी में काफी कुछ होना बाकी था, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा संकट शुरू होने वाला था। अठारह में अमेरिका एक ऐसी भयानक आर्थिक मंदी से गुजर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अमेरिकी स्टॉक्स औंधे मुंह गिर गए और उनकी वैल्यू लगभग आधी रह गई। इस मंदी में हजारों बिजनेस बंद हो गए, सैकड़ों बैंक दिवालिया हो गए और पूरे देश में बेरोजगारी अपने चरम पर थी। इस क्राइसिस के चलते इन्वेस्टर्स अपने अमेरिकन बॉन्ड्स बेचने लगे, लेकिन उन्हें कागजी डॉलर्स नहीं चाहिए थे, क्योंकि उस वक्त अमेरिकी डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ा था, यानी अमेरिकी डॉलर की कीमत के बराबर का सोना सरकार देने का वादा करती थी। तो लोगों ने डॉलर्स के बदले गोल्ड मांगना शुरू कर दिया। उस वक्त अमेरिकी सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू मेंटेन करने के लिए $100 मिलियन कीमत का गोल्ड रिजर्व मेंटेन करती थी, जो धीरे धीरे कम होने लगा। हालात ये हो गए कि अमेरिकी रिजर्व में पड़ा सोना कम होने लगा और डॉलर की वैल्यू गिरने लगी। हालत ये थी कि अमेरिकी सरकार के रिजर्व में सिर्फ $9 मिलियन का ही गोल्ड बचा था। सरकार कभी भी डिफॉल्ट कर सकती थी। ऐसे में अमेरिकी सरकार का हाथ थामा जेपी मॉर्गन ने। उस वक्त अमेरिका में कोई सेंट्रल बैंक नहीं था जो अमेरिका को बचा सके। हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे। राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड को समझ आ गया था कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जो हमेशा के लिए देश का रास्ता बदल देगा। इधर जेपी मॉर्गन को भी स्थिति की गंभीरता समझ आ चुकी थी।
इसलिए वो सीधे वॉशिंगटन पहुंचे और राष्ट्रपति से मिलकर अपना प्लान उनके सामने रखा ताकि अमेरिका को इस भयंकर आर्थिक तबाही से बचाया जा सके। जेपी मॉर्गन ने प्रेसिडेंट के सामने देश के सबसे बड़े बैंकर्स का एक प्राइवेट सिंडिकेट बनाने का प्रस्ताव रखा। यह सिंडिकेट विदेशी इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर काम करेगा ताकि अमेरिका के गोल्ड रिजर्व को फिर से भरा जा सके। हालांकि राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड उनसे मदद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। संसद से मंजूरी लेने का वक्त भी नहीं था। मॉर्गन के एक वकील ने 1862 के गृह युद्ध के वक्त का एक ऐसा कानून खोज निकाला जो राष्ट्रपति को बिना संसद की मंजूरी के सोने के बदले बॉन्ड जारी करने की अनुमति देता था। राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने ऑन द स्पॉट इस डील पर हामी भर दी। जैसे ही क्लीवलैंड ने एग्रीमेंट साइन किया, जॉन ने तुरंत न्यूयॉर्क में अपने लोगों को मैसेज भेजा। सिर्फ 12 मिनट के अंदर जेपी मॉर्गन के इशारे पर सारे के सारे गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लिए गए और इसके लिए मॉर्गन और लंदन के रॉथस्चाइल्ड परिवार ने मिलकर अमेरिकी सरकार को 1 लाख किलो सोना दिया, जो उस वक्त लगभग $65 मिलियन के बराबर था। अमेरिकी सरकार के पास फिर से गोल्ड रिजर्व था, जिससे मार्केट में भरोसा फिर से लौट आया। इस तरह जेपी मॉर्गन ने अपने दम पर अमेरिका को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लिया था और जाहिर है एक शातिर बिजनेसमैन होने के नाते उन्होंने इस पूरे काम से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कमाया था, क्योंकि मॉर्गन ने खरीदे गए गोल्ड बॉन्ड्स को अपने रेट्स पर खरीदा था। लेकिन जेपी मॉर्गन और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बीच हुई डील पर काफी उंगलियां भी उठी। सरकार के विरोधियों ने इसे पूंजीपतियों की जेबें भरने का तरीका बताया, लेकिन मॉर्गन तब तक इतने ताकतवर हो चुके थे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव हराने के लिए जेपी मॉर्गन ने पानी की तरह पैसा बहाया और रिपब्लिकन वो चुनाव जीत गए। लेकिन यह लंबे वक्त तक चलने वाला नहीं था। फिर आया 1901 का साल और ऐसा लगा कि फाइनली जेपी मॉर्गन को कोई ऐसा आदमी मिल गया है जो उनके सामने खड़ा हो सकता था। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट का नजरिया जेपी मॉर्गन के इस पावर गेम को लेकर बिल्कुल अलग था। रूजवेल्ट ने जस्टिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि वो 1890 के शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट को तोड़ने के जुर्म में कंपनी पर केस ठोक दें। जेपी मॉर्गन ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में उनकी उस कंपनी को टुकड़ों में बांट दिया गया। कुछ ऐसा ही रॉकफेलर्स के साथ भी हुआ था। ये मॉर्गन और रूजवेल्ट के बीच दुश्मनी की शुरुआत थी। हालात यहां तक खराब थे कि जब जेपी मॉर्गन को यह पता चला कि रूजवेल्ट अफ्रीका के ट्रिप पर जा रहे हैं, तो जेपी ने तंज कसते हुए कहा था, बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहला शेर उन्हें वहां मिले वो अपना फर्ज निभा दे। खैर, जेपी मॉर्गन की कंपनी को तो स्प्लिट कर दिया गया, लेकिन उनकी रफ्तार नहीं रुकी। उसी साल यानी 1901 में जॉन ने अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कार्नेगी स्टील पर अपना दांव लगाया। कार्नेगी स्टील सालाना $40 बिलियन का प्रॉफिट कमाती थी और इस कंपनी को खरीदने के लिए जेपी मॉर्गन ने सदी का सबसे बड़ा सौदा किया। उन्होंने ये कंपनी $480 बिलियन में खरीद ली। जेपी मॉर्गन इस कंपनी को हासिल करने के लिए किस हद तक गए थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डील हो जाने के बाद जेपी मॉर्गन ने कहा था कि वो इस कंपनी को खरीदने के लिए $100 मिलियन और देने को भी तैयार। लेकिन यह डील जेपी मॉर्गन के प्लान का बस हिस्सा भर थी। मॉर्गन ने इस कंपनी को दूसरी स्टील कंपनियों के साथ मर्ज कर एक नई कंपनी बनाई। नाम दिया गया यूएस स्टील, जो दुनिया की पहली $1 बिलियन कॉरपोरेशन बनी, जिसका मार्केट कैप था $1.4 बिलियन। इस बात को ऐसे समझिए कि उस वक्त पूरे अमेरिका की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कुल वैल्यू थी $9 बिलियन। इस डील ने जॉन को अमेरिका के लगभग 2/3 स्टील प्रोडक्शन का मालिक बना दिया। मोटा माटी समझा जाए तो जेपी मॉर्गन ने अमेरिका के 2 बड़े सेक्टर्स को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, स्टील और रेलवे। यही नहीं, जेपी मॉर्गन ने थॉमस एडिसन के इलेक्ट्रिसिटी वाले शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स को भी फाइनेंस किया था। एडिसन के सारे कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर फिर उन्हें एडिसन इलेक्ट्रिक के साथ मर्ज करने और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने में जेपी मॉर्गन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अमेरिका की दिग्गज टेलीफोन कंपनी AT&T के पीछे जेपी मॉर्गन का ही हाथ था। खैर, जेपी मॉर्गन ने एक बार तो अमेरिकी इकोनॉमी को डूबने से बचा लिया था, लेकिन यह मौका उनके पास एक बार फिर आया।
1907 में अमेरिका एक और बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। बैंकों के बाहर पैसा निकालने वालों की लंबी लाइनें थी। हालात ये थे कि बैंकों को अपने कैशियर से कहना पड़ा कि वो धीरे धीरे पैसा गिने ताकि ज्यादा लोग पैसा ना निकाल पाए। तब तक रूजवेल्ट दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके थे। जेपी मॉर्गन और उनका 36 का आंकड़ा था, लेकिन 1907 का वो क्राइसिस इतना खतरनाक था कि उन दोनों को ये बात माननी पड़ी कि देश की भलाई इसी में है कि सरकार और बड़े बिजनेसमैन मिलकर काम करें ताकि अमेरिका को मंदी से बाहर निकाला जा सके। इसलिए रूजवेल्ट ने हालात को संभालने के लिए जेपी मॉर्गन को बुलावा भेजा। जेपी मॉर्गन ने एक बार फिर अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट के सारे रास्ते खोल दिए। बैंकों को डूबने से बचाने के लिए मॉर्गन और उनके साथियों ने अमेरिकी बैंकों में भारी भरकम पैसा जमा किया, जिससे अमेरिकी कंपनियां और सरकार आर्थिक संकट से बाहर निकल पाए। लेकिन आगे चलकर मॉर्गन फैमिली की यही पावर उनके लिए श्राप बनने वाली थी। अमेरिका आर्थिक संकट से तो निकल चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे रॉबर बैरन्स पर इसकी गाज गिरने वाली थी। रॉबर बैरन्स उन बड़े उद्योगपतियों और फाइनेंसरों को कहा जाता था जिन्होंने अनैतिक तरीके से अकूत संपत्ति हासिल कर ली थी। जेपी मॉर्गन भी उनमें से एक थे। अमेरिका की जनता अब मुट्ठी भर बिजनेसमैन के हाथों में इतनी पावर देखकर तंग आ चुकी थी। ऐसे में अमेरिकी कांग्रेस ने इन बड़े बैंकरों के पैसे और उनके कंट्रोल की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसे नाम दिया गया पूजो कमेटी। साल 1912 में जेपी मॉर्गन को इसी पूजो कमेटी के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया। यह कमेटी इस बात की जांच करना चाहती थी कि वॉल स्ट्रीट के मनी ट्रस्ट की असली पहुंच कहां तक है और अमेरिकी इकोनॉमी में इसका क्या रोल है। इस पूजो कमेटी की सुनवाई के दौरान जॉन बिल्कुल सेंटर में थे और वो वॉल स्ट्रीट की पावर का असली चेहरा बन गए थे। इतनी सारी फाइनेंशियल सक्सेस के बावजूद जॉन की मेंटल हालत अब खराब हो रही थी। जेपी मॉर्गन को कई नर्वस ब्रेकडाउन हुए और मीडिया में जो उनकी नेगेटिव इमेज बनाई जा रही थी उसे हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इसी बीच पूजो कमेटी ने अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व बनाने का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि जेपी मॉर्गन भी फेडरल रिजर्व बनाने के ही पक्ष में थे और वो एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम भी बनाना चाहते थे जो उनके हित में काम करे। अब ये क्लियर हो गया था कि इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर अल्ट्रा अमीर और पावरफुल लोगों के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। लेकिन पूजो कमेटी का फैसला आने से पहले ही 31 मार्च 1913 को रोम में अपनी छुट्टियों के दौरान इस 75 साल के फाइनेंसर की मौत हो गई। जेपी मॉर्गन के बाद बिजनेस की कमान संभाली उनके बेटे जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन जूनियर ने, जिन्हें जैक मॉर्गन भी कहते थे। जैक ने अपने पिता के बिजनेस को और भी एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जैक ने ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों को करोड़ों डॉलर्स का लोन दिया और हथियारों की खरीद फरोख्त में जमकर प्रॉफिट कमाया। लेकिन बाद में अमेरिकी सेनेटर जेराल्ड नाय की समिति ने आरोप लगाया कि मॉर्गन बैंक ने अपने दिए गए लोन को डूबने से बचाने के लिए ही अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया था। मॉर्गन फैमिली को उनके आलोचकों ने मौत का सौदागर तक कहा। अमेरिका की आम जनता और लेबर क्लास भी इस परिवार से सख्त नफरत करने लगे थे और इस बेतहाशा दौलत और पावर की एक भारी कीमत भी मॉर्गन फैमिली को चुकानी पड़ी। इस नफरत का सबसे खौफनाक मंजर दिखा 16 सितंबर 1920 को। दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट नंबर 23 पर बनी जेपी मॉर्गन एंड कंपनी की शानदार बिल्डिंग के ठीक सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है और अगले ही पल एक भयंकर धमाका होता है। यह अमेरिका के इतिहास का उस वक्त का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हादसे में करीब 38 लोग मारे गए। किस्मत से उस दिन जैक मॉर्गन यूरोप में थे, लेकिन उनका बेटा जूनियर इस धमाके में घायल हो गया। न्यूज़पेपर्स ने इसे एक बहुत बड़ी रेड कॉन्स्पिरेसी बताया, क्योंकि उस दौर में रेड स्क्वायर का माहौल था और लोग युद्ध से मुनाफा कमाने के कारण मॉर्गन परिवार से काफी चिढ़ते थे। आज भी जेपी मॉर्गन की बिल्डिंग की दीवार पर उस धमाके के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें जानबूझकर ठीक नहीं किया गया ताकि वो इस घटना की याद दिलाते रहें। अब लगे हाथ मॉर्गन फैमिली से जुड़ी कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर भी नजर मार लेते हैं। इनमें सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है दुनिया के सबसे मशहूर और बड़े जहाज से, टाइटैनिक, जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में भी बात की थी। साल 1912
टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकलने वाला था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस विशाल जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के असली मालिक जेपी मॉर्गन ही थे। टाइटैनिक की पहली यात्रा के दौरान जेपी मॉर्गन भी सफर करने वाले थे। उन्होंने इस जहाज के फर्स्ट क्लास में अपने लिए एक प्राइवेट सीट बुक कराया था, लेकिन जहाज के रवाना होने से चंद घंटे पहले अचानक मॉर्गन ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। वजह बताई गई कि उनकी तबीयत खराब है, वो फ्रांस के एक रिजॉर्ट में आराम करना चाहते हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन जानते थे कि टाइटैनिक डूब जाएगा, और थियरी को इसलिए हवा मिलती है क्योंकि इस इंसिडेंट में अमेरिका के 3 सबसे अमीर और पावरफुल लोग भी मारे गए: जॉन जैकब एस्टर फोर्थ, इसिडोर स्ट्रॉस और बेंजामिन गुगेनहाइम। कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहती हैं कि इन तीनों में एक बात कॉमन थी: ये तीनों मॉर्गन के उस प्रपोजल के सख्त खिलाफ थे जिसमें अमेरिका का एक सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व बनाने की बात कही जा रही थी। कहा जाता है कि मॉर्गन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपने इन तीनों सबसे बड़े दुश्मनों को एक ही झटके में रास्ते से हटा दिया। मॉर्गन तो बच गए, लेकिन उनके दुश्मन समंदर की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो गए। कॉन्स्पिरेसी थियरीज का एक और छोर इल्यूमिनाटी पर भी आकर रुकता है। एडवर्ड ग्रिफिन की मशहूर किताब द क्रिएचर फ्रॉम जेकिल आइलैंड में इस घटना का बहुत ही रहस्यमयी तरीके से जिक्र किया गया है, जो घटना हमने रॉकफेलर परिवार पर किए गए अपने किस्सा के एपिसोड में भी बताई थी। इस सीक्रेट मीटिंग में मॉर्गन परिवार भी शामिल था, जहां एलीट परिवारों ने मिलकर अमेरिका के फेडरल रिजर्व का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि मॉर्गन परिवार दरअसल उस सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इस मीटिंग का इकलौता मकसद था अमेरिका के पैसों की छपाई और सप्लाई को पूरी तरह से प्राइवेट बैंकर्स के हाथों में सौंप देना, और वो इस खतरनाक साजिश में कामयाब भी हुए। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी थी। मॉर्गन को इस दुनिया की हर उस चीज से नफरत थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और कॉन्स्पिरेसी थियरीज के हिसाब से इसका सबसे बड़ा शिकार बने उस सदी के सबसे महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। मॉर्गन ने शुरुआत में टेस्ला के वार्डनक्लिफ टावर प्रोजेक्ट में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की थी। मॉर्गन को लगा था कि यह टावर पूरी दुनिया में वायरलेस तरीके से रेडियो और कम्युनिकेशन के काम आएगा, जिससे उन्हें तगड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन टेस्ला का विजन कुछ और ही था। टेस्ला हवा और जमीन के जरिए पूरी दुनिया को एकदम फ्री और अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे, जिससे जाहिर है मॉर्गन परिवार पैसा नहीं कमा पाता, जो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे थे। मॉर्गन परिवार उस वक्त अमेरिका की कॉपर वायर्स और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का बेताज बादशाह था। अगर टेस्ला फ्री एनर्जी देने में कामयाब हो जाते तो जेपी मॉर्गन का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। इसलिए मॉर्गन ने रातों रात टेस्ला की सारी फंडिंग रोक दी। कुछ लोग मानते हैं कि मॉर्गन फैमिली ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके प्रेस और साइंटिस्ट कम्युनिटी में टेस्ला की छवि एक पागल वैज्ञानिक के रूप में बना दी, ताकि कोई और उन्हें फंड ना करे। टेस्ला की मौत के बाद उनके कई शोध पत्र और दस्तावेज गायब हो गए थे। थियरीज के अनुसार मॉर्गन परिवार और अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि टेस्ला की इन्वेंशंस के बारे में आम जनता को पता चले। कोई नहीं जानता कि इनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, लेकिन एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी है जो सच के बेहद करीब जाकर रुकती है। यह बात 1933 की है। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लोग भूखे मर रहे थे, और तब पावर में आए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आते ही अमेरिकी डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाने का फैसला किया। इस फैसले से मॉर्गन और बाकी बड़े बैंकर्स को अपना अरबों का नुकसान साफ नजर आने लगा, क्योंकि उनके पास सोने के रिजर्व थे और महंगाई बढ़ने से उनके बैंकिंग बिजनेस पर भी असर पड़ने वाला था। और यहीं से जन्म होता है अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी और डार्क कॉन्स्पिरेसी का, जिसे द बिजनेस प्लॉट या वॉल स्ट्रीट पुच कहा जाता है। साल 1934 में मरीन कॉर्प्स के एक रिटायर्ड जनरल स्मेडली बटलर ने कांग्रेस कमेटी के सामने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बटलर ने कसम खाकर गवाही दी कि वॉल स्ट्रीट के कुछ बहुत अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन, जिनमें से जेपी मॉर्गन जूनियर का नाम सबसे ऊपर था, उन्होंने एक खतरनाक स्ट्रेटजी प्लान की है। उनका प्लान था कि $300 बिलियन की भारी फंडिंग से 5 लाख रिटायर्ड सैनिकों की एक प्राइवेट आर्मी बनाई जाए और रूजवेल्ट की सरकार का रातों रात तख्ता पलट कर दिया जाए, और एक ऐसे आदमी को नेता बनाया जाए जो सीधे इन बैंकर्स के इशारे पर काम करे।
हालांकि मीडिया ने उस वक्त इस खबर को दबाने की कोशिश की और इसे एक अफवाह बताया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में साफ लिखा कि इस तरह की प्लानिंग सच में चल रही थी। कमेटी को मॉर्गन के सहयोगियों के लिंक तो मिले, लेकिन मॉर्गन खुद सीधे तौर पर कभी दोषी साबित नहीं हुए। हैरानी की बात यह थी कि मॉर्गन या किसी भी बड़े फाइनेंसर पर कभी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन रूजवेल्ट भी शांत बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ग्लास-स्टेगल एक्ट नाम का एक ऐसा कानून पास किया जिसने जेपी मॉर्गन के साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। इस कानून ने कमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को पूरी तरह से अलग कर दिया। सरकार ने मॉर्गन परिवार की मोनोपोली को खत्म कर दिया और इस तरह जैक मॉर्गन के बेटे हेनरी स्टर्जिस मॉर्गन ने मिलकर एक नई इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई, जिसे आज पूरी दुनिया मॉर्गन स्टैनली के नाम से जानती है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि मॉर्गन फैमिली आज क्या करती है। 1943 में जैक मॉर्गन की मौत के बाद इस परिवार का वो एग्रेसिव और खूंखार बिजनेस वाला अंदाज लगभग खत्म सा हो गया था। मॉर्गन परिवार का कोई भी सदस्य पॉलिटिक्स में कभी नहीं गया। उन्होंने कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने या सरकार में आने की कोशिश नहीं की। उनका स्टाइल हमेशा पर्दे के पीछे रहकर सिस्टम को फाइनेंशियल तरीके से कंट्रोल करने का था। आज 2026 में अगर हम इस परिवार को देखें तो जेपी मॉर्गन के ढेरों वंशज आज भी मौजूद हैं, लेकिन जैक मॉर्गन के बेटों और पोतों ने उस पावर गेम को छोड़कर दूसरी चीजों में अपना करियर बनाया। जैसे हेनरी स्टर्जिस मॉर्गन जूनियर ने नेवी ज्वाइन की और वो अमेरिका के रियल एडमिरल बने। अभी हाल ही में 2025 में जॉन एडम्स मॉर्गन की मौत हुई है, जो एक मशहूर सेलर और बिजनेसमैन थे। आज की जनरेशन से ज्यादातर मॉर्गन मेंबर्स या तो आर्ट्स और म्यूजिक में हैं या फिर मैरीटाइम लॉ और छोटी वेंचर कैपिटल फर्म संभाल रहे हैं। आज जेपी मॉर्गन चेज और मॉर्गन स्टैनली भले ही दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल जायंट्स हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन आज इन पर मॉर्गन परिवार की कोई डायरेक्ट मोनोपोली नहीं है। ये अब पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियां बन चुकी हैं जिन्हें दुनिया भर के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चलाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस परिवार की बनाई जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई और यूएस स्टील कंपनी का भी है। ये कंपनीज आज भी उतनी ही बड़ी हैं, लेकिन अब मॉर्गन फैमिली के कंट्रोल से बाहर है। जेपी मॉर्गन ने जो साम्राज्य बनाया था वो आज किसी एक परिवार के हाथ से निकलकर पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। उनका नाम आज भी पैसे और पावर का सबसे बड़ा सिंबल है, लेकिन असली मॉर्गन परिवार अब वॉल स्ट्रीट की उस चकाचौंध और कॉर्पोरेट जंग से काफी दूर है। एक बहुत ही शांत और प्राइवेट लाइफ जी रहा है। बैंकिंग इंडस्ट्री में 200 सालों के कंसोलिडेशन के बाद $4 ट्रिलियन के एसेट्स के साथ जेपी मॉर्गन चेज मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। यह बैंक आज लगभग 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर के ट्रांजैक्शन हर दिन करता है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कई बड़े देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं है। लेकिन कभी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को चलाने वाला परिवार आज पावर सर्कल से कोसों दूर जा चुका है। तो ये थी जेपी मॉर्गन एंड फैमिली की पूरी कहानी, जिसे किस्सा के इस एपिसोड में लिखा था मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। किस्सा के इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेपी मॉर्गन से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किस्सा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगा हो तो रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड पर बना हमारा किस्सा भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।